हाय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस सर क्लासेज में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, क्लास 10 के मैथ में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम लोग इस चैप्टर का जो है बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इधर, तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर तो हमें क्या करना है कि जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से पहले इसकी परिभाषा समझो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है दो और चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का मतलब क्या है कि ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर हो और उसका घात जो हो दोनों चरों का वो एक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या है कि चर पर घात एक हो, चर पर घात एक। अगर चर पर घात एक है तो उसे रैखिक कहा जाएगा। तो यहां हमें ऐसे समीकरण दिए होंगे जिनका जो है, जिनमें दो चर होंगे और वो रैखिक समीकरण युग्म होगा, ठीक है, रैखिक समीकरण होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x + 5y + 6 = 0। तो ये बताओ कैसा समीकरण है। ये जो समीकरण है, अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो इसमें दो चर, कौन कौन से दो चर जो हैं प्रयोग किए गए हैं, x और y। बाकी ये 3, 5 और 6, ये सब क्या है? ये सब एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो दो चर वाले समीकरण में क्या होगा कि इसमें हमेशा दो चर का प्रयोग किया जाएगा और प्रत्येक चर पर जो घात होगा वो एक होगा, क्योंकि यहाँ इसने लिखा है ना रैखिक। रैखिक का मतलब ऐसा बहुपद होता है जिसमें जो है घात एक हो। अगर बहुपद के सामने हम बराबर 0 कर दें तो वो समीकरण बन जाता है। तो यहाँ दो चर का ये रैखिक समीकरण युग्म है। अच्छा, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप। तो इसका जो मानक रूप बनता है, अब से यहाँ पे 3, 5, 6 ये तो बदलता रहेगा ना, लेकिन ये जो आपका चर है, चर का मतलब क्या होता है कि जो चीजें बदले ना, या जो अंक ना। चर का मतलब होता है जो बदलते रहे, ठीक है। और अचर जो होता है या पूर्णांक होता है ये बदलते रहेंगे। तो यहाँ इसकी जगह पे हम कुछ प्रयोग कर लेंगे मानक रूप में। जैसे इस 3 और 5 और 6 ये बदलते रहेंगे ना, तो ऐसा अक्षर लिखेंगे जैसे ax है + by है + c = 0, जहां x, y ये तो चर हैं और a, b, c जो है ये क्या है? अचर कह सकते हो या पूर्णांक कह सकते हो, इसको पूर्णांक। तो इस प्रकार से जो है मानक रूप लिखा जाता है। अब देखो इसके आगे एक लाइन और जुड़ा है युग्म, क्योंकि देखिए जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर दो चर है और इनके वैल्यू हमें निकालने हैं तो कम से कम दो समीकरण का होना जरूरी है, क्योंकि एक समीकरण से हल इसका निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि इसका अगर हल निकालो इसके अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे अनंत हल हो जाएंगे? देखो इधर, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक समीकरण लिखे 2x + 5y + 6 = 0 जो लिए हैं। अब इसी में जो है 5y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 2x - 6, और y बराबर क्या हो जाएगा? -2x - 6/5। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम चीज और यहाँ पे देखेंगे, क्या ये रैखिक है, रेखा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ये रेखा बना रहा है तो रैखिक समीकरण होगा। तो यहाँ पे हम जो है x का मान 0 रख देते हैं। x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, तो अगर x का मान आप 0 रखते हो तो यहाँ y का वैल्यू कितना आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -6/5। और -6/5 का मतलब क्या है? ये आपका हो जाएगा 5 × 5 और 5 दूना 10, 1.2 आ गया। y का मान कितना आया? 1.2 आया है माइनस। और यहाँ पे देखो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो अगर y का मान 0 रख दे तो यहाँ पे क्या होगा?
ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ -2x -6/5, तो यहाँ पे -2x बराबर -6 बराबर 0, ये बन जाएगा आपका। क्योंकि 5 इधर पक्षांतर कर देंगे तो -2x बराबर +6, यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे देखो x के हमें 2 वैल्यू मिल गए ना। अगर इनको हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो देखो एक रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ हम निरूपित करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। यह है हमारा कार्तीय तल। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, इधर भी कर लो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। इसको क्या कहते हैं, ये मूल बिंदु होता है हमारा। और इधर जो एक्स अक्ष होता है ये क्या है, एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष क्या होगा, ये इधर धनात्मक लिया जाता है, इधर ऋणात्मक लिया जाएगा। इधर धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पहले क्या दर्शाना है, यहाँ 2 पॉइंट बन रहे हैं ना। जब हमने x को 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आया, -1.2। तो यहाँ x पर हमें 0 चलना है और y पर -1.2 चलना है। तो -1.2 यहाँ कहीं पे आएगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा 0, -1.2 है। और फिर उसके बाद देखिए x पर -3 है और y पर 0 है, तो x पर -3, तो 1 2 3 यहाँ पे बिंदु बनेगा। अब अगर इसका निर्देशांक लिखा जाए, अच्छा देखिए कभी भी अगर निर्देशांक लिखते हैं, यहाँ पे जो बिंदु आपको मिलेगा, लिख दे यहाँ पे बिंदु आपको यहाँ मिलेगा 0, -1.2, और यहाँ पे बिंदु क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू -3 है, तो यहाँ -3, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाया जाए, इन दो बिंदुओं को, तो ये हमें क्या मिल गया, एक रेखा मिल गया ना। तो हम कह सकते हैं ये जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, ये एक रेखा का समीकरण भी होता है। किसका, रेखा का समीकरण भी होता है। तो ये चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो अगर एक रहेगा तो एक समीकरण से हम एक्स वाई के वैल्यू निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसके अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें इसके कोई अद्वितीय हल प्राप्त करने हैं तो कम से कम हमें 2 समीकरण का हमारे पास होना जरूरी होगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं। अब यहां पे देखिए इसी मानक रूप से जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हम पहला मान लेते हैं कि हमें बदलना किसको है, हमें बदलना a b और c को है। x y तो निश्चित रहेंगे ना, a1 x b1 y और c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ पे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया ना। तो ये 2 समीकरण है। अच्छा इन 2 समीकरणों से हम लोग 2-3 चीजें सीखेंगे। ये दोनों रेखाएं, जैसे ये फर्स्ट रेखा हो गई, ये क्या है, प्रथम रेखा, और ये क्या है, द्वितीय रेखा। एक प्रथम रेखा और एक द्वितीय रेखा। अब अगर ये दोनों रेखाएं किसी तल में स्थित होंगी तो कितनी स्थितियां बन सकती हैं, अगर ये किसी तल में दोनों रेखाएं स्थित होंगी तो कितनी स्थितियां बन सकती हैं, ये चीज देखिए। तो देखो या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट करके जाएं इस प्रकार से, या हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। या तीसरा हमारा हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से चली जाएं समांतर। तो ये 3 चीजें संभव है। अगर 2 रेखाएं किसी समतल में स्थित है तो उनके लिए ये 3 कंडीशन बन सकता है। कौन कौन सी कंडीशन, एक तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी होंगी,
क्या होंगी? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटेंगी। दूसरा हो सकता है कि ये संपाती होंगी। तीसरा हो सकता है कि ये समांतर हो। तीन कंडीशन बन सकता है ना। अगर दो रेखाएं किसी समतल में, आपको बताया ना कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक रेखा को निरूपित करता है। तो अगर इन दो रेखाओं को हम समतल में रखेंगे तो ये दो रेखाएं जो है इन तीन प्रकार से हो सकती हैं। किस रूप से? या तो वो एक दूसरे को काट देंगी, या तो दोनों रेखाएं एक ही पर होंगी, या हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हों, समान दूरी पर हों हर बिंदु से। तो जहां काटेंगे उसे प्रतिच्छेदी कहेंगे, और जहां ये काट रहे हैं इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। और ये जो है संपाती हो जाएगा और ये समांतर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक उदाहरण से देख लो। जैसे मान लो कि हमारे पास ये दो रेखा है, समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं समतल में किस प्रकार से रह सकती हैं? या तो हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं ऐसे काट दें एक दूसरे को, ये हो सकता है ना कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काट दें, या हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे समान डिस्टेंस पर हर दूरी पर हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर ये ऐसा काट रही है बच्चों, तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। अगर ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे हो जाएं तो ये संपाती होगा। अगर बच्चों ये एक दूसरे से जो है इस प्रकार से कुछ डिस्टेंस पर हो जाए, समान डिस्टेंस पर, तो ये समांतर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल मतलब केवल इसके दो ही हल मिलेंगे, एक एक्स का और एक वाई का, उससे ज्यादा संभव ही नहीं है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और अगर दोनों संपाती हैं तो इसका मतलब ये हर एक बिंदु पर काट रहे हैं, और कोई रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है तो इसके कितने हल हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। कितने? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगर एक दूसरे को ये काट ही नहीं रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं, तो इनका कोई हल ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, ये होगा ना। अब यहाँ पे देखो कैसे हमें पता चलेगा कि इनका जो है अद्वितीय हल है, और कैसे पता चलेगा कि अद्वितीय हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल के लिए, अब देखो अगर बच्चों हम इस सूत्र को नहीं लिखेंगे, मतलब ये सूत्र आपको नहीं बताएंगे, तो आपको क्या करना होगा कि दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु पर आप करने पड़ेंगे, फिर उनसे आप रेखा खींचो, फिर दूसरे समीकरण से दो बिंदु हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, तो वहां से फिर एक रेखा खींचो, तब हमें पता चलेगा कि ये प्रतिच्छेद करेंगे, ये काटेंगे। लेकिन इसका एक और तरीका है। तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है? a1, यहाँ पे x का गुणांक a2, यहाँ पे y का गुणांक b1, यहाँ पे y का गुणांक b2, यहाँ पे अचर पद c1 और यहाँ पे अचर पद c2 है। तो यहाँ पे हम इनके अनुपात को देखकर बता सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि ये संपाती होंगी, कि ये समांतर होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये कब जो है प्रतिच्छेद करेंगी, कब संपाती होंगी और कब समांतर होंगी। तो पहला देखिएगा, तो प्रतिच्छेदी के लिए होगा कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हो और आप जो है, अगर आपको दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिए गए हो और उनके गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो, x के गुणांक और y के गुणांक, तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उसके अद्वितीय हल होंगे। दूसरा कंडीशन में देखो, ये तो पहला हो गया। इसके लिए तो यहां पे देखिए संपाती के लिए क्या होगा? संपाती के लिए होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर जो है यहां पर क्या होगा कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात समान आ गया, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है।
और देखिए तीसरे कंडीशन में समांतर में क्या होगा, समांतर में ये होगा बच्चों कि यहां पर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है कि x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात और नॉट इक्वल जो है, जो आपका कांस्टेंट दिया है अचर पदों के गुणांक, अचर पदों के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पेपर में पूछ लेता है कि बताइए दोनों संगत है कि असंगत है। क्या पूछा जाएगा, ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। तो संगत कब होगा, जब इसके हल होंगे, जब भी जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल प्राप्त होगा तब तो वो संगत होंगे, और जब उनका कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो असंगत होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है, ये वाली स्थिति संगत है और ये स्थिति भी संगत है, लेकिन ये स्थिति असंगत है। क्या है, असंगत है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना होगा बच्चों। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना, हमारे पास दो समीकरण हैं, ये दोनों मानक द्विचर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, और ये मतलब किसी तल में तीन तरह से स्थित हो सकते हैं। पहला स्थिति क्या हो सकता है कि एक दूसरे को काटेंगी, दूसरा हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर हो, तीसरा हो सकता है ये समांतर हो, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पर जो है अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे इसके अद्वितीय हल होंगे, और इनके जो गुणांक होंगे x और y के, उनका अनुपात बराबर नहीं होगा। तो पहला आपको याद कैसे रखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हल क्या होगा, अद्वितीय होगा और प्रतिच्छेद करेगी। और दूसरा देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तब स्थिति क्या बनेगी, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये संपाती होगा, ठीक है। और यहाँ तीसरी स्थिति में क्या होगा कि अगर यहाँ पे इनके x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, अचर पद का गुणांक का अनुपात बराबर ना हो, तब इनका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं संपाती होंगी। अगर प्रतिच्छेदी अद्वितीय है तो संगत होगा, और संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल है तो संगत होगा। अगर यहाँ पे समांतर है तो असंगत होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये बातें पूर्णतया समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आप लोग समझिएगा, हम तीन समीकरण ले रहे हैं और तीनों में देखेंगे कि स्थिति क्या बन रही है। तो पहला देखिए, पहला सवाल इसमें हम ले रहे हैं कि 2x + 5y + 4 = 0, और दूसरा समीकरण ले रहे हैं हम इसमें कि 3x + 4y + 6 = 0। और यहाँ पे देखिए दूसरा हम ले रहे हैं एक युग्म कि इसमें जो है 2x + 3y + 4 = 0, और यहाँ पे ले रहे हैं 4x + 6y + 8 = 0। और एक समीकरण यहाँ नीचे लिख देते हैं। यहाँ देखो हम आप लोगों को अच्छी चीज सिखाएंगे, जिससे ये आपका हो जाएगा 2x + 4y + 8 = 0। दूसरा जो है समीकरण ले रहे हैं कि 8x + 16y + 7 = 0। अब यहां पे देखिए, इनको हम क्या करेंगे, इनको हमें चेक करना है कि कौन सा प्रतिच्छेदी है, कौन सा संपाती है और कौन सा किसके अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे इसका हल देखो, तो हमें करना क्या है, इसके अनुपात ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग मानक द्विघात, मानक समीकरण, मानक समीकरण
चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। तो मानक समीकरणों को, या मानक समीकरण है, मानक समीकरण को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से मानक समीकरण a1x b1 0 से तुलना करने पर अगर तुलना करोगे तो पहले वाले से, इस पहले वाले को पहले से तुलना करेंगे और दूसरे वाले का दूसरे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 बराबर 5 हो जाएगा और c1 बराबर 4 हो जाएगा। a2 बराबर जो आपका होगा वो आपका 3 हो जाएगा, b2 बराबर 4 होगा और c2 बराबर 6 होगा। अब इनका अनुपात निकाल लो, इसलिए a1 बटे a2 निकालो तो कितना आएगा, 2/3 और यहाँ पे b1 बटे b2 निकालो तो 5/4। अब ये बताओ कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, तो अगर यहाँ देखो तो इनका अनुपात बराबर नहीं, ये 2/3 है, ये 5/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 है। तब यहां से हमें क्या मिलेगा, अभी बताएं आप लोगों को। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये क्या होगा, पहला तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी, और दूसरा अद्वितीय हल होगा, दूसरा अद्वितीय हल होगा, तीसरा अद्वितीय हल है ना, और तीसरा क्या होगा, संगत भी होगा। तो ये 3 कंडीशन बनेगा ना। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है यहाँ पे क्या है कि ये रेखाएं, क्योंकि यहाँ पे a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 आ रहा है ना, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और अद्वितीय हल होगा इसका। अब यहाँ दूसरे में देखो, दूसरे में जो है डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर जो होगा वो 4 होगा और a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 8, ये हो जाएगा। तो यहां से अनुपात निकालो तो a1 बटे a2 यानी 2/4, ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2। p1 बटे b2 निकालो तो 3/6, ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2। और यहाँ पे c1 बटे c2 तो 4/8, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो अगर यहाँ ध्यान से आप देखो तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तब यहाँ पे रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरा नहीं, रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। दूसरा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और तीसरा चीज संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। तो ये समझ में आया चीजें ना। अब एक और देख लो अगला उदाहरण, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी ना कि प्रतिच्छेदी कब होगा, संपाती कब होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है एक उदाहरण और ले रहे हैं समांतर वाला। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं तीसरे वाले में कि हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है,
2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे लिख देते हैं हम 4x प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर समीकरण 1 2 से a1 a2 निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिकॉज a1 बराबर 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 5। a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 7। c2 बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 कट के कितना आ जाएगा, 2 बटे 4, ये कट के 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 बटे b2 जब आप निकालोगे तो 4 बटे 8, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। और यहाँ से c1 बटे c2 क्या होगा, ये 5 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का अनुपात तो बराबर है ना, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो यहाँ इसको ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। ठीक है, अब ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है कि जो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है वो समांतर होंगे। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। दूसरे स्थिति में दूसरा क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, असंगत होगा। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब दो रेखाएं मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी तो संपाती होंगी, उनके लिए अनुपात क्या बनेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीसरी के लिए क्या हो जाएगा, अगर रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी मिलने का चांस ही नहीं हो रहा है, तो ये जो है समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा और वो असंगत होगा। तो दो स्थिति में संगत होता है, एक स्थिति में असंगत होता है।